हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इनसाइटरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो हमने बनाई थी, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक ग्राफ बनाया था जिसमें कैटलिस्ट का रोल देखा था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो हम इनसाइट एरिया पे आपका बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, पिछले वाले जो कि हमने शूट किए थे आपके लिए। और कुछ बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े हैं, बहुत अच्छे फीडबैक दे रहे हैं वो लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूँ, तो अब ध्यान दीजिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा मोल कॉन्सेप्ट की। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो मोल कॉन्सेप्ट में, ईमानदारी से आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर मुझे मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो मैं थोड़ा उसका जो है वो ब्रीफ रिव्यू आपको दे दूंगा, ताकि आपको चैप्टर में कोई समस्या ना आए। न्यूमेरिकल्स में खासतौर से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी कि आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है, तो इसके लिए हम आगे चर्चा करते हैं। तो इसमें आपके एक दो पॉइंट बच गए थे तुम्हारे, जैसे अच्छा ये बता दिया था ना कि इक्विलिब्रियम को जो है वो कैटलिस्ट, हाँ ये बता दिया था कि कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ उसका टाइम कम या ज़्यादा कर सकता है इक्विलिब्रियम को गेन करने में, बाकी कोई इफेक्ट नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है कि वो उसको अफेक्ट कर सके। दोनों साइड से हम प्राप्त कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में से, और किसी को भी हम प्रोडक्ट मान सकते हैं, किसी को भी हम रिएक्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों में किसी को सेम मान सकते हैं कि ये वाला ब्रेक हो रहा है, ये वाला बन रहा है, या फिर ये वाला ब्रेक हो रहा है, ये वाला बन रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक एक आता है, आपके एक टर्म आती है एक्टिव मास। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टर्म आती है, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम। एक टर्म आती है एक्टिव मास। एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है? जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे ए गैस है, बी गैस है, सी गैस मान लो, डी गैस मान लो, ठीक। तो ए का एक मोल मैंने लिया, बी का एक मोल लिया, सी का एक मोल बना, डी का एक मोल बना, ये रिएक्शन है। यहाँ पे ये इसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अनुपात है, ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है इनके, एक 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 एक, ठीक है। इसी अनुपात में ये डिसोसिएट हो रहा है, इसी अनुपात में ये फॉर्मेशन हो रहा है इसका, ठीक है। अब क्या होता है एक्टिव मास। एक्टिव मास मान लो इसका एक मोल है, तो ये गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों क्या है, किस में है, किसी एक वेसल में है, पात्र में। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन किसी मतलब खुले में हो जाएगी या फिर हाथ में लेके हम करवा देंगे, किसी ना किसी पात्र में करवाएंगे। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, पात्र क्या है, क्लोज है, ठीक है, बंद पात्र है। ए प्लस बी ये गैस है, तो ए और बी के दोनों की यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन होगी, कुछ ना कुछ सांद्रताएं होगी यहाँ पे इस पात्र के अंदर। वो सांद्रताएं हम किस रूप में दिखा सकते हैं? जैसे इसमें एक मोल है ए का, तो एक मोल, पात्र का आयतन है 4 लीटर, ठीक है, तो 1/4 मोलरिटी, ठीक है। तो इसको हम 4 लीटर के पात्र में एक मोल किसका है, ए का, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो हो गई 1/4 मोल प्रति लीटर। सॉरी, इसको तो एम ही लिखते हैं, कैपिटल एम, या फिर इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको 1/4 मोल पर लीटर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एम, कैपिटल एम से दर्शाएंगे, ठीक है। बी का एक मोल है, पात्र का आयतन कितना है, 4 लीटर, तो इसको 1/4 ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, बी की भी, और यही इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। तो इसको कहते हैं हम एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है, समझ में आया? हाँ, एक्टिव मास। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है,
जैसे मैंने यहाँ पे मोल की फॉर्म में बता दिया, आपको ग्राम दे देगा, आपको प्रेशर दे देगा कि अगर किसी पात्र में है तो A प्लस बी, डाल्टन नियम पढ़ा है आपने, मोल कॉन्सेप्ट में आता है डाल्टन का नियम। डाल्टन नियम जो, अच्छा सॉरी लगा लिया गया इस बार, पिछली वीडियो में मैं माइक लगाना भूल गया था तो उसमें शायद मुझे लग रहा है आवाज़ थोड़ी कम आएगी, तो इस बार मैं वहाँ पे मोबाइल उसमें सॉरी कैमरे में कनेक्ट करना भूल गया था। तो चलिए A प्लस बी, ये डाल्टन्स लॉ है। P पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ये होता है ना डाल्टन का नियम। अगर किसी भी पात्र में जब A और B जब दो गैस होंगी तो वो क्या लगाएगी, पात्र की दीवार पे दाब लगाएंगी, पात्र की दीवार पे दाब लगाएंगी। अब कौन सी गैस ज्यादा दाब लगाएगी, जिसकी मात्रा ज्यादा है वही लगाएगी। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो PA प्लस PB होगा, यानी A का पार्शियल प्रेशर और B का पार्शियल प्रेशर किसके, P टोटल, जो भी दाब पूरा लग रहा है पात्र की दीवारों पे वो क्या है, P टोटल। और वो किसके थ्रू आ रहा है, P पार्शियल प्रेशर ऑफ A के मॉलिक्यूल कुछ दाब लगा रहे हैं, B के मॉलिक्यूल कुछ दाब लगा रहे हैं पात्र की दीवारों पर, वही पार्शियल प्रेशर है। तो इसकी कंसंट्रेशन को हम दाब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। A और B जो हम रिएक्शन करवाएंगे उसकी दाब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास को हम ऐसे सांद्रता ब्रैकेट में ऐसे सिंबल ये होता है इसका, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वेसल, वो भी किसमें, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस और वॉल्यूम बटे वॉल्यूम ऑफ वेसल, वो भी लीटर में। जिस भी वेसल में वो गैस रखी हुई है उसका वॉल्यूम, क्योंकि गैस ही एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जिसको किसी भी वेसल या पात्र में डालो वो उसका वॉल्यूम पात्र के आयतन के बराबर हो जाता है, क्योंकि गैस फैल जाती है। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर मान लो मैंने गैस छोड़ दी तो गैस तो क्या है, पूरे रूम में फैल जाएगी। अब कोई सॉलिड चीज है, सॉलिड चीज को तो एक जगह रख दिया रूम के अंदर, उसको रूम में रखो, बस में रखो, सड़क पे रखो, कहीं भी रखो, उसका वॉल्यूम जो है, एक्टिव मास जो है वो सेम ही रहेगा, उसका चेंज नहीं हो सकता कभी भी सॉलिड चीज का। जैसे ये चौक है, इसको मैं कहीं भी ले जाऊं ये इतना ही रहेगा इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो डायमेंशन सारी सेम ही रहेगी। लेकिन जो इसकी जो गैस होगी, गैस को अगर मैं वेसल में डालूंगा तो वो उसकी जितनी हो जाएगी। जैसे गैस की टंकी होती है, उसमें गैस भरी आपने, या फिर वही गैस 14 किलो गैस किसी बड़े ड्रम में डाल दी आपने, तो उसका वॉल्यूम ड्रम जितना हो जाएगा, ना कि अब टंकी जितना, छोटी टंकी जितना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है, लागू होती है। ये जो गैस है वॉल्यूम ऑफ वेसल लीटर, तो ये इसका जो है ये किस में आ गया, मोल प्रति लीटर, ये इसकी क्या है, यूनिट है। समझ में आया। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं किसी सब्सटेंस के, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस किसमें, ग्राम में, बटे मोलिकुलर वेट WE, मोलिकुलर वेट ऑफ, बड़ा लिख रहा हूं भाई, दिख रहा है क्या सभी को, सब्सटेंस इनटू ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ये किसमें, लीटर में। समझ गए, ज्यादा खा लिया। वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। इसकी क्या आएगी, यही आएगी। अब सॉरी, इसकी मैं लिख देता हूं, चलिए इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करता हूं। वेट ग्राम में, मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। अब देखो, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, भार
द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम, क्या डेंसिटी, अरे डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ना इसका। अच्छा ये किस में, ग्राम में, ये किस में, लीटर में, ग्राम पर लीटर अपॉन, हाँ डेंसिटी जो है वो ग्राम पर लीटर में होगी। ठीक है, अच्छा चलिए देखा। अच्छा अब ये बात बताओ, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको मिला के, रो इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, रो का मतलब है डेंसिटी और ये क्या है, वेट किसका, सब्सटेंस का। अच्छा एक बात बताओ और, हाँ यहाँ पे अगर वॉल्यूम लीटर में ना देके एमएल में दी हुई हो, एमएल में अगर दिया हो वॉल्यूम, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये ग्राम पर लीटर है ना, तो इसके आगे मैं कर देता हूँ। जैसे इसी को कन्वर्ट करना हो तो वेट ग्राम मोलिकुलर वेट, और वी किस में है, एमएल में। एमएल को लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा ही यहाँ भी कर देंगे। ये थोड़ा लिख लेना इसमें, एमएल में कन्वर्ट करने के लिए, तो रो इंटू मोलिकुलर वेट इंटू 1000। अब ये किस में हो गया, ग्राम पर एमएल में, क्या, रो। ठीक है, ये नोट करो, नोट करो, हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक्टिव मास को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्टिव मास इज टू, अब मैं ये लिख सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। हिंदी वालों थोड़ा दिक्कत तो नहीं हो रही ना, किसी भी पदार्थ का घनत्व है अपॉन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का घनत्व है अपॉन पदार्थ का मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, और ये किस में आएगा, ग्राम पर लीटर में। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को मैं सॉरी हाँ, डेंसिटी आएगी भी ग्राम पर लीटर में। इसका पूरे का यूनिट मत मान लेना तुम लोग ग्राम पर लीटर कि इस पूरे की यूनिट है, इस सिर्फ डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर लीटर। इसको मैं ब्रैकेट में इसके साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ तो अब एक्टिव मास को हम किस किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, हमने देखा था मोल प्रति लीटर, इसको ब्रैकेट से, इसको हम एम लिख सकते हैं, इसको हम ग्राम प्रति लीटर अपॉन मोलिकुलर वेट भी लिख सकते हैं, इसको हम एक्टिव मास तो बोल ही सकते हैं, और इसको हम सी लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक्टिव मास तो लिख ही सकते हैं, लिख दिया है, एम लिख सकते हैं, बहुत सारे इसके अपरूप होते हैं, तो उसको ग्राम पर लीटर में भी लिख सकते हैं। मोल को जैसे हम तोड़ना चाहें तो मोल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट में तोड़ के इसको लीटर में लिख सकते हैं। तो इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, N/V लिख सकते हैं इसको, N/V, N मतलब मोल, V मतलब वॉल्यूम। ठीक है, N/V लिख सकते हैं इसको। चलिए इतना नोट हो गया, ये समझ में आ गया सभी को। चलिए एक आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं मैं, आप उसको करिएगा, ट्राई करिएगा जरूर। मैं मिटा रहा हूं इसको। जैसे
8.5 ग्राम अमोनिया किसमें है, ये एक अमोनिया जो है वो 0.5 लीटर के वेसल में है, ठीक है। तो एक्टिव मास इसका निकालो, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करो। एक्टिव मास इसका कैसे निकालोगे, पता लगाओ जल्दी पॉज करके, जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, बस हो गया। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप कर लेंगे, पॉज करके आप ट्राई करिए। चलिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3, यही होता फॉर्मूला इसका। अमोनिया बहुत बार आपने लिखा भी है, पढ़ा भी है, कई बार अपने आगे भी आ चुका है। एक्टिव मास मैंने बताया था क्या होता है, N/V, मोल पर वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ये क्या है, एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास या इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, NH3, मोल मतलब वेट इन ग्राम, बड़ा लिख देता हूं भाई, वेट इन ग्राम, भार बटे मॉलिक्यूलर वेट किसका, सब्सटेंस का। मॉलिक्यूलर वेट किसका, NH3 का। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, जल्दी पता करो क्या होता है। और वॉल्यूम जो है वो लीटर में क्या होगा, वेट कितना दे रखा है 8.5 ग्राम, कितना 8.5 ग्राम, भार बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका नाइट्रोजन क्या होता है बताओ, 14 और 3 हाइड्रोजन, कितना हो गया 17 इंटू वॉल्यूम लीटर में कितनी 0.5 से 0.5 5 17 से 17 कितना बचा 1 मोल प्रति लीटर। ये आंसर है इसका। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो हो गया, एक रिएक्शन देता हूं। अरे हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए जल्दी। CaCO, एक रिएक्शन देता हूँ आपको, एक रिएक्शन हो रही है CaCO3 इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है इसका CaO, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये हो रही है। तो हमें CaCO3 का दे रखा है, जैसे NH3 का हमें दे रखा था वैसा ही सवाल है। NH3 में क्या दे रखा था पहले, तुम्हारा 8.5 ग्राम, इसका मैं ले लेता हूँ CaCO3 का। CaCO3 है जो है इसका है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम मैंने दिया है आपको। और इसका जो उसका वेसल का जिसमें ये रखा हुआ है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो है 2 लीटर, ठीक है। तो इसका एक्टिव मास आप जल्दी से निकालो पॉज करके, ताकि मैं आपको देखूं आप कितने इंटेलिजेंट है, ठीक है, जल्दी से निकालो पॉज करके। ठीक है, हो गया होगा, अब तक तो बहुत सिंपल सा सवाल है। तो देखो क्या किया आपने, वैसे ही किया होगा, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं। एक्टिव मास क्या होता है, N/V होता है एक्टिव मास, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो वेट आपने कितना रखा होगा, वेट देखो 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई CaCO3 का, CaCO3 कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है। आप पीरियोडिक टेबल आपको याद थोड़ी मतलब दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें फिजिकल में चाहिए होती है। कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऐसे लिखते हैं ना ऑक्सीजन को 8 और 16, तो ये 16 और एक ऑक्सीजन है कितनी 3, 16 3 48, कितना हो गया टोटल 40 12, ये हो गया आपका 100, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 100, और वॉल्यूम आपने कितना रखा होगा 2 लीटर, ये तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, तो 2 लीटर में ये किस में आ जाएगा, मोल प्रति लीटर में क्या आएगा, 100 से 100 कट गया, 2 से 10 5 मोल पर लीटर आया होगा ना, यही किया ना सबने, गलत है। अगर ये किया तो गलत है, क्यों, मैंने शुरू में क्या बोला था,
एक्टिव मास जो है वो सॉलिड के लिए लागू नहीं होता। ये क्या है? सॉलिड है, आप भूल गए। ये क्या है? गैस है। ये सब चीजें आपको देगा वो प्लेट में कि लो कर दो सवाल, आपको लगेगा अरे बहुत सिंपल है, ये 3 नंबर आगे बीएचयू में मेरे। ऐसे नहीं आते नंबर मजाक कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना था। ये ऐसा नहीं होता, हर क्वेश्चन का बराबर नंबर होता है, चाहे वो छोटा हो मोटा हो, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये जो थ्योरी वाले हैं, न्यूमेरिकल वाले, आप क्या करते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं हम क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी माइन्यूट सी चीज़ हम भूल जाते हैं कि सर ने उस दिन बताई थी, वो याद नहीं रहती। ये सॉलिड है, मैंने बोला था इसको कहीं भी रखो, उसकी वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर पे डिपेंड नहीं करेगी। इसको क्या मतलब पात्र से, इसको क्या मतलब CaCO3, क्योंकि ये तो सॉलिड है। सॉलिड को कहीं भी रख दो आप, वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एक्टिव मास का फॉर्मूला है वो सिर्फ गैस पे लागू होता है, गैस और किस पे, और किस पे, सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। अगर मैं पानी बोल दूं, अगर मैं पानी के बारे में बात करूं कि पानी लिक्विड है, सॉलिड तो नहीं है, उसको अगर किसी वेसल में डालोगे तो वो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन आप पता लगा पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी क्या है, पानी का घनत्व जो है वो निश्चित है, कांस्टेंट है। पानी का घनत्व क्या है? कांस्टेंट है। तो आप पानी के बारे में भी पता नहीं लगा पाएंगे। ये जो फॉर्मूला है वो सॉलिड, एक्टिव मास, सॉलिड और प्योर लिक्विड पर लागू नहीं होता, प्योर लिक्विड पर नहीं लागू होता, क्योंकि प्योर लिक्विड का जो घनत्व है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, जैसे एक सॉल्यूशन मतलब एक से अधिक चीजें मिक्स होना, वो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे ये लागू होता है, सॉल्यूशन और गैसेस पे, ठीक है। ये एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट लागू होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे नहीं होता तो हम इसका क्या लेंगे? एक्टिव मास अगर मान लो सवाल में अगर हमें पता चला तो क्या करेंगे? सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 लेते हैं, यूनिटी, ठीक है। प्योर लिक्विड का हम 1 लेते हैं, तो इनका एक्टिव मास हमेशा 1 लेते हैं, चाहे कितना ही घुमा फिरा के बोले आपको। अगर इसका एक्टिव मास निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे? इसका एक्टिव मास 1 होता है, ठीक है। आ गया बात समझ में? हाँ तो बच्चों हो गया था, आ गया समझ में क्या होता है। अब मैं साथ के साथ एक क्वेश्चंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कई बार, एक होता है STP। बोला जाता है बहुत सी बार, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये STP NTP क्या होता है। तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर बहुत मामूली सा होता है। हाँ, STP को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP को कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंतर क्या होता है दोनों में? अंतर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माने 273.15 केल्विन, ठीक है। इसको जब केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.15 केल्विन ये आएगा। इसका प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 1 atm, ठीक है। ये इसकी कंडीशंस होती है। इसका जो NTP जो होता है, इसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 298 केल्विन, इसको बोला जाता है रफली, ठीक है। और प्रेशर जो है इसका वो होता है 1 atm, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है, STP और NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो अगर मोल में एक मोल मान लूँ गैस, इसमें भी अगर 1 मोल गैस मान लूँ मैं, तो इसमें जो वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आएगा, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 24.8 लीटर, यही आना चाहिए कैलकुलेशन, हाँ यही है शायद, 24.8 लीटर NTP पर किसी भी गैस का वॉल्यूम। अच्छा, ये कैसे निकाला, थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, PV=nRT। अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लूँ और इसको बोलूँ STP पर टेम्परेचर आप कितना लोगे 273 केल्विन। R कितना लोगे? 0.0821 होता है atm लीटर
मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो R की वैल्यू आ गई, P एक एटीएम आ ही गया, V निकालना है, निकाल लो, 22.4 आएगा। ठीक है, ठीक है, 22.4 आएगा। इसको ऐसे करना है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, मोल में ये काम आएगी, आप सवाल करेंगे तब। इसको अलग से लिख लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये बताना तो ज़रूरी था। नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था, गुलबर्ग एंड वागे, कब? 1864 में। 1864 में एक रूल आया था, उन्होंने क्या बोला था, देखो उन्होंने बोला था किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, जैसे A प्लस B C प्लस D। अब देखो A प्लस B से क्या बनना है, C प्लस D, इसको हम कह रहे हैं बहुत देर से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको कह रहे हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो उन्होंने क्या बोला था, गुलबर्ग एंड वागे ने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो समानुपाती होगी किसके, रिएक्टेंट के, किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, C D। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कब बढ़ेगी, इंक्रीज कब होगी, जब A की कंसंट्रेशन बड़ी होगी। शुरू में जीरो, जब टाइम जीरो था तो हमने ये ग्राफ बनाया था ना, यहां से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम थी यहाँ पे, और यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जीरो थी यहाँ पे। जब ये A और B क्या थे, मैक्सिमम अपने लेवल पर थे, जब RFB मैक्सिमम लेवल पे था। जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ी, ये इसकी कंसंट्रेशन कम होती गई, RFB कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और दोनों एक टाइम ऐसा आया जब बराबर हो गए, तो वो उसको क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम कहते थे। अब भी वही बात है, ये यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इनकी पावर क्या है, R की पावर 1, सॉरी A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1। क्यों पावर 1 क्यों आई, क्योंकि A का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो 1 है, B का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो 1 है, C का 1 है, B का 1 है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब मान लो स्टोइकियोमेट्रिक में चेंज कर रहा हूं, कैसे देखना, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, तुम लोग दूसरी रिएक्शन लिख लेना। ठीक है, ये नोट करके मैं इसी में कर रहा हूं थोड़े चेंजेस, सॉरी इसको नहीं मिटाना था। ठीक है, M1A M2B, ये इसके क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, N1C N2D। ठीक है, अब R फॉरवर्ड लिखोगे, कैसे लिखोगे, A की पावर M1 B की पावर M2। ठीक है, R बैकवर्ड अगर लिखोगे, C की पावर N1 D की पावर N2। ठीक, ये तो क्या होगा, रेट से। अब ऐसा टाइम आएगा RF, अच्छा एक चीज और, अगर ये मैं RF वाला कोएफिशिएंट हटा दूं और ये प्रोपोर्शनल का निशान हटा दूं, तो एक कांस्टेंट आएगा KF, जो कि इसको कहते हैं, KF को वेलोसिटी कांस्टेंट, A की पावर M1 B की पावर M2, R बैकवर्ड KB A की पावर N1 B की पावर N2। ठीक है,
कोएफिशिएंट आ गए के एफ और के बी। के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हिंदी वालों के लिए बता देता हूं, के एफ का मतलब होता है अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक। अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक। अग्र अभिक्रिया कौन सी? ये वाली। कहां जा रही है? आगे। के बी क्या है? के बी पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक। पश्च मतलब वापस आना, बैकवर्ड डायरेक्शन में आना। के बी क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये नोट करो, ये नोट करो जल्दी। हो गया? हो गया भाई? मिटा रहा हूं। ठीक है, ऐसा टाइम आएगा आर एफ बढ़ते बढ़ते सॉरी कम होते होते कौन उस पर पहुंच जाएगा आर बी के इक्वल। तो क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? आर एफ इज टू आर बी। बहुत बार बता चुका हूं, आर एफ इज टू आर बी। तो के एफ ए की पावर m1 बी की पावर m2 क्या आएगा? के बी सी की पावर n1 डी की पावर n2। के एफ के बी को मैं इधर ले आता हूं, तो सी की पावर n1 डी की पावर n2 ए की पावर m1 बी की पावर m2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब के एफ अपॉन के बी ये क्या है? दोनों कांस्टेंट है। कौन से? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों कांस्टेंटों से मिला के मैं एक नया कांस्टेंट बना देता हूं जिसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। रिएक्शन कांस्टेंट, इसको मैं के लिख देता हूं। और ये के जो है हमें कहां प्राप्त हो रहा है? इक्विलिब्रियम पे। के इक्विलिब्रियम यानी साम्य पे प्राप्त हो रहा है, जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल हो रही है। तो मैं इसको बोल देता हूं के इक्विलिब्रियम। के इक्यू, इक्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा के इक्विलिब्रियम बराबर किसकी कंसंट्रेशन? सी की कंसंट्रेशन पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डी की कंसंट्रेशन पावर में इसकी ए की कंसंट्रेशन, ये m1, बी की कंसंट्रेशन और ये m2। समझ में आ गया सबको? के इक्विवेलेंट ये क्या है? ये है क्या है? ये साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक याद रखना ये टर्म, ये जो साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेग नियतांक, सॉरी वेग नियतांक नहीं, साम्य स्थिरांक या के इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? के इक्विवेलेंट बराबर के एफ अपॉन के बी, ये इसकी वैल्यू होती है। समझ में आया सभी को? समझ में आ गया? के इक्विवेलेंट क्या होता है? के इक्विवेलेंट इतना पावरफुल होता है, इसको कोई नहीं हिला सकता। किसी एक रिएक्शन के लिए ये मैंने लिख दिया m1a प्लस m2b इक्वल्स टू n1c प्लस n2d, ये रिएक्शन मैंने लिख दी। इसके लिए के इक्विवेलेंट मैंने अगर बोला ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रही है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो इसका 50 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका के इक्विवेलेंट है वो फिक्स होगा। चाहे आप इसको यहाँ कराओ, दूसरे रूम में कराओ, चाहे पाकिस्तान में कराओ, लंदन में कराओ, जहां मर्जी आपकी है वहां करवाओ। अगर आप इतना टेम्परेचर इस वाली रिएक्शन को दे रहे हैं तो इसका के इक्विवेलेंट इतना ही होगा, चाहे आप कहीं ले जाओ इसको। ताप होता है ना, ताप, टेम्परेचर,
केमिस्ट्री में ऐसा मान लो ये सबका बाप होता है ताप, जो काम कोई नहीं कर सकता ना रिएजेंट कर सकता हो, ना कोई कंडीशन कर सकती हो, कुछ भी कर सकता हो कोई। अगर मान लो सब हाथ खड़े कर देना, चाहे वो कैटालिस्ट हो चाहे कोई हो, वहां पे काम करता है ताप। ताप सबको हिला के रख देता है। ताप का बहुत बड़ा रोल होता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर चेंज में हम देखते हैं क्या से क्या बन जाता है। हर ऑर्गेनिक की रिएक्शन तो भाई साहब ताप के इतने मतलब वो होती है, सेंसिटिव होती है कि अगर थोड़ा सा ताप बढ़ाते हो तो अगला प्रोडक्ट बन जाता है। अगला चेन वाली जो रिएक्शन होते हैं ना, ताप बढ़ाते जाओ रिएक्शन होती रहती। वो ताप तो सबका बाप है ऐसा मानो। तो के इक्विवेलेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बाकी के इक्विवेलेंट को कोई हिला नहीं सकता, फिक्स होता है, नो चेंज, नो चेंज। के इक्विवेलेंट में नो चेंज, कुछ नहीं कर सकते आप इसका। के इक्विवेलेंट एक रिएक्शन के लिए फिक्स हो गया है। ये सी की कंसंट्रेशन पावर स्टोइकियोमेट्रिक में आई गया अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसके हम आगे कल मैं आपको और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा अगली वीडियो में। टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। के इक्विवेलेंट हो ही चुका है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लेना अच्छे से। मैं पॉज करके मैं हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट हो चुकी है। यहाँ पे रात में शूट कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप इनसाइट एरिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है जो पूछ लेगा कि के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के बी अपॉन के एफ, या 1 अपॉन के बी, या फिर के बी अपॉन के एफ, या फिर के एफ अपॉन के बी। ये वाले क्वेश्चन मतलब कुछ भी फ्रेम हो सकता है इसमें से, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।